बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमसा के खाने ससुराल में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे और हर कोई उसकी तारीफ़ करता। जब उसके देवर की शादी हुई तो देवरानी को शमसा की तारीफ़ें हज़म ना होती और वो हर वक्त उसे नीचा दिखाने के मौका की तलाश में रहती। उसकी नंद के रिश्ते के लिए उसे देखने के लिए मेहमान आए तो शमसा ने खाना बनाना था तो देवरानी ने चोरी छुपे नमक तेज़ कर दिया और मेहमान खाना खाए बगैर चले गए और हर कोई शमसा को बुरा भला कहने लगा। और अगली दफ़ा जब रिश्ता देखने के लिए मेहमान आए तो उसकी देवरानी ने खाना बनाया ताकि अपने नंबर बना सके, लेकिन जैसे ही मेहमानों ने पहला लुकमा लगाया तो उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि खाना वाह भाई शमसा, तुम्हारे हाथ की बिरयानी तो बहुत लाजवाब है, मैंने आज तक इतनी शानदार बिरयानी नहीं खाई। शमसा का ससुर मुसलसल तारीफ़ करते हुए बिरयानी खा रहा था। शमसा के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आज उसने सब घर वालों की फरमाइश पर बिरयानी और चिकन कढ़ाई बनाई थी। इस वक्त सब घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। शमसा और उसका शौहर भी मौजूद था। ससुर की तारीफ पर सास ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अरे भाई, जब से शमसा घर में आई है मुझे तो हल कर पानी भी नहीं पीने देती। इतना सुकून हो गया है कि इसके आने से और जो भी इसके साथ हाथ का खाना खाता है वो तो गोया इसका दीवाना ही हो जाता है। शायद वो दुनिया की पहली सास थी जो अपनी बहू की तारीफ़ कर रही थी, मगर शमसा थी इस लायक कि उसकी तारीफ़ की जाती। अभी उसकी शादी को 6 महीने ही हुए थे, लेकिन उसने सबकी खिदमत करके उनका दिल जीत लिया। शमसा के ससुराल वाले भी रोशन ख्याल लोग थे, छोटी छोटी बातों में मेख ना निकालते। शमसा के हाथ में लाजवाब जायका था। उसके खानों की खानदान भर में तारीफ़ें होने लगीं। जो एक बार उसके हाथ से खाना खा लेता घर पर अब दोबारा शमसा के हाथ का खाना खाने की फरमाइश करता। शमसा खुद को खुशकिस्मत तस्वर करने लगी। घर वालों के मुंह से अपनी बीवी की तारीफ़ें सुनकर शमसा का शौहर भी मेहरबान निगाहों से शमसा की जानिब देखता रहा। उसने मुस्कुराते हुए अपनी तवज्जो अपनी प्लेट पर मरकूज कर दी। घर में सुकून और खुशियां भरे दिन इसी तरह गुजर रहे थे, मगर इस पुरसुकून झील में पत्थर उस वक्त पड़ा जब शमसा के देवर की शादी की बात होने लगी। उसकी नौकरी लग गई थी और शमसा की सास चाहती थी कि अब बड़े बेटे आतिफ के बाद छोटे आसिफ की भी शादी कर दी जाए, ताकि इसके बाद बेटी को ब्याहने की बात चलाई जा सके। बेटी की शादी के जिक्र पर वो हमेशा ही रंजीदा हो जाती थी। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि शमसा की इकलौती नंद पैदाइशी तौर पर एक आंख की बीनाई से महरूम थी। उसका यह नुक्स उसे हर किसी के सामने ऐबदार बना देता था। वैसे तो वो सुघड़पन और खूबसूरती में किसी से कम न थी, लेकिन 30 बरस होने के बावजूद कहीं पर भी उसके रिश्ते की बात तय ना हो पाई। वजह सिर्फ यही थी कि वो पैदाइशी माजूर थी, मगर शमसा की सास नेक दिल थी। उन्होंने बेटी की वजह से दोनों बेटों को बिठा के रखना मुनासिब न समझा। शमसा के साथ आतिफ की शादी करने के 6 माह बाद ही अब वो आसिफ के लिए रिश्ता देख रही थी। जल्दी एक जगह उसकी बात पक्की हो गई, छठ बपट मंगनी हो गई, ब्याह वाली बात भी हो गई और शमसा की देवरानी ब्याह कर उनके घर आ गई। पढ़ी लिखी और खूबसूरत सी लड़की थी। शमसा को पूरा यकीन था कि दोनों देवरानियां जिठानियां बिल्कुल बहनों की तरह रहेंगी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि आने वाली अपने साथ क्या क्या आफतें लेकर आ रही है। शादी के अगले रोज शमसा की देवरानी के घर से नाश्ता आने वाला था। दोनों दूल्हा दुल्हन तैयार होकर बाहर ड्राइंग टेबल पर आकर बैठ गए। शमसा भी सवेरे सवेरे उठकर ही घर के कामों में मशगूल थी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था जब अचानक शमसा के देवर ने आवाज़ लगाई, शमसा भाभी, मेरे लिए नाश्ता बना दें, मुझे बहुत भूख लग रही है। आसिफ की बात पर उसकी बीवी ने मुड़कर अजीब सी नज़रों से उसकी जानिब देखा। अरे आसिफ, आपको पता तो है कि आज मेरे घर वालों की जानिब से नाश्ता आएगा, ये तो एक रस्म है, आप थोड़ी देर और सब्र कर लें, वो लोग बस आते ही होंगे। शमसा की देवरानी उज़मा के लहजे में हल्की सी काट थी। आसिफ समझ ही ना सका। उसने हल्का सा हंसकर कहा, अरे भाई, आता रहेगा, नाश्ता तुम्हारे घर से आए या दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट से, इसमें शमसा भाभी के हाथ वाला जायका तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी मैं नाश्ते में जब तक भाभी के हाथ के पराठे ना खाऊं मेरा तो दिन ही अच्छा नहीं होता। आसिफ ने तो अपने तौर पर भाभी की तारीफ की थी। शमसा मुस्कुराकर किचन की जानिब बढ़ गई। वैसे भी घर में सब लोग उसी के हाथ का नाश्ता करने के आदी थे और उस वक्त की बारी बारी सब उससे नाश्ता मांग रहे थे।
शमसा मुस्कुराते हुए सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। ये जाने बगैर कि उज़्मा खा जाने वाली नज़रों से शमसा को देख रही है, और फिर तो ये मामूल बन गया। दिन अपनी रफ्तार से चलना शुरू हुए तो उज़्मा को अंदाज़ा हुआ कि पूरा घराना तो शमसा का दीवाना है। वो दाल भी बनाती है तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। उसकी हर वक्त की तारीफ़ें सुन सुनकर उज़्मा को शमसा से हसद महसूस होने लगा। वो हर वक्त अपना और उसका मुवाजना करती रहती थी। शादी के कुछ वक्त के बाद साथ ने उज़्मा का हाथ खीर में डलवाया तो उसका ख्याल यही था कि जब वो खीर सबके सामने रखेगी तो उसकी भी तारीफ़ें होंगी। घर में सब ने खुश दिली से खीर खाई और उसकी हल्की फुल्की तारीफ भी की, मगर इन तारीफों में वो बात हरगिज ना थी जो तारीफों वो शमसा के लिए सुनती आई थी। उज़्मा जलकर रह गई। उज़्मा देख रही थी कि सास भी हर बात में शमसा को आगे आगे रखती थी। क्या पकाना है से लेकर कपड़े किस दिन धुलेंगे और घर में किस रंग के पर्दे लगाए जाएंगे, हर चीज़ शमसा ही तय किया करती थी। हालांकि सास और शमसा दोनों मिलकर उज़्मा को भी अपने साथ गुफ्तगू में शामिल करने की कोशिश करती, लेकिन इसका दिल शमसा से बेहद बुरा हो चुका था। जब वो देखती कि शमसा सास के साथ बैठी है तो वो उठकर अपने कमरे में चली जाती। कभी आसिफ के कान भरने की कोशिश करती, लेकिन वो उसे डांट देता। शमसा के नरम रवैये से तो सभी वाकिफ थे, इसलिए वो किसी को शमसा के खिलाफ ना कर सकी। ये बात उसके लिए मज़ीद तकलीफ़दा थी। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरते जा रहे थे। उज़्मा गोया अंगारों पर जल रही थी, और इन्हीं दिनों में उज़्मा और शमसा की नंद जन्नत के रिश्ते की बात होने लगी। वो 30 बरस से ज़ायद की हो चुकी थी और शमसा की सास को उसकी बेहद फ़िक्र थी। उन्होंने अपनी एक जानने वाली से जन्नत के रिश्ते की बात की। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ से मुस्बत जवाब में ज़रूर मिलेगा। इस रोज़ जब शमसा सास के साथ बैठी चावल चुन रही थी तो दरवाजे से वही रिश्ता कराने वाली खातून अंदर दाखिल हुई। उज़्मा उस वक्त आसिफ के कपड़े इस्त्री कर रही थी। उसने सरसरी निगाह उठाकर देखा तो वो औरत जाकर शमसा के पास बैठ रही थी। वो कुछ बातें कर रही थी। उनकी बातों की आवाज़ें उज़्मा को साफ सुनाई दे रही थीं, और तभी उसके कान खड़े हो गए। रिश्ता कराने वाली औरत शमसा की सास से कह रही थी कि उसने एक बहुत अच्छा रिश्ता तलाश किया है, जिन्हें जन्नत की आँख की मजूरी से कोई लेना देना नहीं है, और वो कल रात को रिश्ते की बात करने के लिए इस घर में आएंगे। शमसा की सास की खुशी की कोई इंतहा ना रही। खुद शमसा को भी बेहद खुशी महसूस हो रही थी। आखिरकार जन्नत के नसीब भी खुलने वाले थे। मासूम और कम गोसी जन्नत अपनी मजूरी के बहस हर वक्त दुखी रहती थी। अब खुदा का शुक्र था कि उसके हक में भी कोई बेहतरी होने वाली थी। मगर स्त्री स्टैंड के पास खड़ी हुई उज़्मा पुर इसरार मुस्कुराहट के साथ इन दोनों खवातीन की जानिब देख रही थी। उसे पता था कि कल रात उसने क्या करके शमसा का सर सबके सामने नीचा करना है। अगले दिन सुबह से ही पूरे घर में हंगामा सा मचा हुआ था। घर की सफाइयाँ हो रही थीं, नए पर्दे निकालकर लगाए गए, पूरे घर के कवर्स और बेड शीट्स तब्दील की गईं, बेहतरीन कराकरी निकालकर किचन में सजा दी गई। शमसा की साथ ने सुबह नाश्ते की मेज़ पर सबके सामने शमसा से कह दिया कि आज रात का खाना वो बनाए। वो चाहती थी जन्नत के होने वाले ससुराल के सामने किसी किस्म की कोई कमी ना रहे, और शमसा के हाथ का लाजवाब खाना खाकर वो लोग आज ही हाँ कर दें। शमसा ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। भला उसे क्या एतराज़ हो सकता था? जन्नत तो उसकी बहनों की तरह थी। अब भी वो शाम होने से काफ़ी देर पहले ही खाने के इंतजामात को देख रही थी। वो कई डिशें एक साथ बनाने का इरादा रखती थी। उज़्मा खामोशी से बाकी कामों में हाथ बटाती रही, मगर जब खाना बनाने का वक्त आया तो उज़्मा ने मुस्कुराते हुए शमसा से कह दिया, भाभी आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, बेहतर है आज का खाना आप खुद ही बनाएं, मैं बैठ के बाकी काम देख लेती हूँ। शमसा मुस्कुरा दी। उसे इसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी हुई साजिश नजर ना आई। उसने बड़े दिल से कई डिशें तैयार की, बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, रायता, सलाद, मीठे में 2-2 डिशें, साथ में उसने मछली भी फ्राई की। इतना बेहतरीन खाना था कि शमसा की साथ ने एक नज़र देखते ही उसकी खूब सारी तारीफ़ें कर डालीं। ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि जन्नत के होने वाले ससुराल वाले घर के अंदर दाखिल होते हुए नज़र आए। वो काफ़ी सारे अफराद थे, औरतें और मर्द, यहाँ तक कि वो सारे बच्चों को भी लेकर आए। आते ही उन्होंने लड़की को देखने की फरमाइश शुरू कर दी। वो लोग ड्राइंग रूम
रूम में बैठे थे। जब शमसा एहतियात के साथ जन्नत को चलाते हुए ड्राइंग रूम में ले आई, उसे देखते ही एक पल के लिए सारे मेहमान चुप से रह गए। शमसा की माँ इंतजार कर रही थी कि कब वो औरत रिश्ते की बात करे, लेकिन बच्चों ने भूख भूख का शोर मचाना शुरू कर दिया। तो शमसा की माँ ने कहा, बहन आप लोग सबसे पहले खाना खा लें, जो भी बात करनी है हम खाने के बाद आराम से बात कर लेंगे। शमसा की साथ नरम लहजे में कह रही थी। सारे ही अफराद उठ खड़े हुए, यकीनन इन सबको खाने की तलब हो रही थी। शमसा ने ड्राइंग टेबल पर खूब सारे लवाजमात रख दिए। सब लोग खाना खाने के लिए आकर बैठे। शमसा पानी से भरा जग मेज पर रख रही थी। जब जन्नत की होने वाली सास ने खाने का पहला लुकमा मुंह में रखा, शमसा रोटी लेने के लिए पलटने लगी। जब उसे अचानक अपनी पुश्त पर थूकने की आवाज सुनाई दी, उसने बेसख्त पलट कर देखा। जिसने भी खाना मुंह में रखा था वो सब बेख्तियार ही मुंह से नवाले निकाल कर वापस रख रहे थे। सबके चेहरों के जाविये बिगड़े हुए थे, वो सभी पानी की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। शमसा हक्का बक्का सबको देखने लगी। सिर्फ शमसा ही नहीं बल्कि उसकी सास, शमसा का शौहर और बाकी तमाम अफराद भी परेशानी के आलम में तमाम लोगों को देख रहे थे जो मुसलसल अबकाइयाँ ले रहे थे। शमसा के शौहर ने यह सारा मंजर देखा तो बेख्तियार उसने चावलों का एक चम्मच भरकर अपने मुंह में रखा और अगले ही पल उसके चेहरे के जाविये भी खराब हो गए। उसने बड़ी मुश्किल से मुंह में रखा हुआ नवाला निगला और एक सख्त निगाह शमसा पर डाली, जो हैरत भरी नजरों से सबको देख रही थी। इतने में जन्नत के होने वाली सास बोल पड़ी, अरे इतना तेज नमक खाने में कौन डालता है? बेबी खाना पकाना नहीं आता क्या? ऐसे फौड़ गिराने से हम अपनी बहू क्यों लेकर जाएंगे? खुदा जाने इसको क्या पकाना आता है या नहीं। एक तो पहले ये एक आंख से नाबीना है, यहाँ तो आंख वालियों को भी पकाना नहीं आता, वो क्या पकाएगी? बाबा ना हमें नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता। जन्नत की होने वाली सास बड़बड़ाती हुई उठ रही थी। उनके साथ उनके तमाम घर वाले भी मुंह बनाते हुए उठ रहे थे। शमसा की सास उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, मगर अगले ही पल वो लोग घर की दहलीज पार कर चुके थे। शमसा हैरान परेशान टेबल के पास खड़ी थी। सिर्फ उज़मा थी जो दबा दबा मुस्कुरा रही थी। ये सारी कारगुजारी उसकी थी। उसी ने हर डिश में इजाफी नमक डाला था। उसे पता था आज कितना नाजुक मरहला है, और वही हुआ। शमसा के शौहर ने यकदम उस पर बरसना शुरू कर दिया। सारी उम्र तुम अच्छा खाना बनाती रही, लेकिन क्या आज ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है? आज से पहले तो कभी नमक तेज नहीं हुआ। सच बताओ, क्या तुम नहीं चाहती थी कि जन्नत का रिश्ता अच्छी जगह पर हो? आखिर तुम्हारे अंदर का हसद बाहर निकल कर ही आया। क्या समझते थे हम तुम्हें, और क्या निकली? वो मुसलसल सलबातें सुनाता हुआ अपने कमरे में जा घुसा। शमसा की सास भी उसे सख्त नजरों से घूर रही थी। कल तक हर कोई जो शमसा को मोहब्बत भरी नजरों से देखता था, आज उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। उज़मा ने आगे बढ़कर सास का हाथ पकड़ा और मीठे लहजे में कहने लगी, फिक्र मत करें अम्मी, परेशान मत हो, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो हमारी जन्नत से कहीं और नसीब खुल जाएंगे। वो सास को पकड़कर कमरे में ले जा रही थी। शमसा मुंह खोले ये सारा मंजर देख रही थी। सब कुछ बर्बाद हो गया। खाना मेज पर जूं का तू धरा रह गया। वो रात शमसा पर बेहद भारी थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि पूरे घर वालों का रवैया उसके साथ एकदम कैसे तब्दील हो गया है। उसने तो खाना अच्छा ही बनाया था, मगर ये सब क्या हो गया? घर में सब ने उससे बात करना छोड़ दी। जन्नत उसे देखती तो दूसरी जाने मुंह फेर लेती। शमसा अपने आप में मुजरिम बनकर रह गई। अब घर में हर जगह उज़मा को आवाजें पड़ने लगी। वही खाना बनाती थी, मगर शमसा को नजरअंदाज करने की खातिर हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। यह सब कुछ सहना शमसा के लिए बहुत तकलीफदा था, और इन्हीं दिनों शमसा की सास बेहद कोशिशों के बाद एक और जगह जन्नत के रिश्ते की बात चलाई गई। उन लोगों ने भी जन्नत की तस्वीर देखने के बाद हामी भर ली कि वो घर आकर एक दफा लड़की को देखेंगे। अगर उन्हें घर का माहौल और लड़की की चाल ढाल पसंद आई तो वो लोग आंख की बिनाई न होने को नजरअंदाज करके रिश्ता कर लेंगे। ये बहुत पुरुम्मीद बात थी। शमसा की सास
ایک دفعہ پھر خوش ہو گئی کہ شاید اس مرتبہ جنت کا گھر بس جائے گا۔ گھر میں پھر غیر معمولی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ لڑکے والوں نے رات کو کھانا پر آنا تھا۔ اس بار شمسا کی ساس نے سخت تاکید کی کہ شمسا کو کھانے کے قریب بھی نہ بھٹکنے دیا جائے، اس سے صرف گھر کے بیرونی کام کروائے جائیں، جیسے کپڑے دھونا، صفائی ستھرائی کرنا اور گھر کی سجاوٹ وغیرہ۔ شمسا اپنے انسپوتی اوپری کا کام کر رہی تھی۔ کچن کے تمام کام عظمیٰ کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ساس کو کہنے لگی، آپ فکر مت کریں امی، میں اتنا اچھا کھانا بناؤں گی کہ ہماری جنت کے ہونے والے سسرال خوش ہو کر یہاں سے جائیں گے، اور آپ دیکھیے گا جنت کی بات بھی آج ہی پکی ہو جائے گی۔ وہ صاف طور پر شمسا کو جتا رہی تھی جو قریب ہی کھڑی صحن میں وائپر لگا رہی تھی۔ ساس نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ عظمیٰ کھانا بنانے کے لیے کچن میں آ گئی، مگر اب اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اتنے افراد کا کھانا اس نے آج سے پہلے کبھی نہ بنایا تھا۔ گھر کا کھانا شمسا ہی بناتی تھی، اور ماں کے گھر میں تو اس نے سوائے انڈا ابالنے کے اور کبھی کچن میں کوئی کام نہ کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ساتھ نے کئی ڈشیں بنانے کا آرڈر دے دیا۔ اسے اندر ہی اندر غصہ ہی آ رہا تھا کہ بھلا کیا ضرورت ہے اتنا اہتمام کرنے کی، مگر مجبوری تھی شمسا کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اسے کئی ڈشیں بنانی ہی تھیں۔ وہ بے چینی سے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے آخر اسے ایک آئیڈیا آیا۔ وہ جانتی تھی جنت اپنے کمرے میں ہے، شمسا کچن میں آئے گی نہیں، اور گھر کے مردوں کو بہر ہی اتنے کام تھے کہ کسی کو ہوش نہ ہوگا کہ کچن میں کھانا کیسے بن رہا ہے۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور آن لائن ڈھیر سارے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ اس نے وہی ساری ڈشیں ڈھونڈ نکالی جو ساتھ نے اسے پکانے کے لیے کہی تھی۔ نزدیکی ریسٹورنٹ سے وقت پر کھانا پہنچانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ عظمیٰ نے رائڈر کو خاص تاکید کی کہ کھانا لانے کے بعد وہ گھر کی گھنٹی نہ بجائے بلکہ عظمیٰ کو فون کرے تاکہ وہ چپکے سے باہر جا کر سارا کھانا لے آئے۔ اب وہ مطمئن تھی کھانے کا انتظام ہو گیا تھا، بس اسے خاموشی سے کچن میں رات تک کا وقت گزارنا تھا۔ وہ کچن میں برتن ادھر ادھر بکھرا کر کے خواہ مخواہ کا شور کرنے لگی۔ باہر والوں کو لگے جیسے نہ جانے کتنا کام کر رہی ہے، مگر در حقیقت اندر وہ دھلے ہوئے برتنوں کو دوبارہ دھو رہی تھی، خالی برتنوں میں چمچ کھڑکا رہی تھی، اور پتیلوں میں پانی بھر کر اس نے چولہوں پر چڑھا دیا تھا۔ رفتہ رفتہ شام ہو گئی۔ سب گھر والے جنت کے ہونے والے سسرالیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر کار سسرالی آ پہنچے۔ مہمان ابھی اندر داخل ہو کر سب سے مل ہی رہے تھے کہ عظمیٰ کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری جانب کھانا لانے والا رائڈر تھا۔ عظمیٰ خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ کتنی آسانی سے سب کچھ ہو گیا تھا، ذرا بھی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ عظمیٰ گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی اور سارا کھانا لے کر چپکے سے کچن میں آ گئی۔ مہمانوں کے آنے کی وجہ سے کسی نے نوٹس نہ کیا کہ عظمیٰ باہر سے کیا لے کر آئی ہے۔ عظمیٰ نے کچن میں جا کر جلدی جلدی کھانا برتنوں میں نکالا۔ آنے والے مہمان اب جنت کے رشتے کے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ عظمیٰ کو کچن میں بھی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ لوگ جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ عظمیٰ نے کندھے اچکا دیے، ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کریں، آخر جنت میں بھی تو نقص تھا ہی نہ۔ سنگ دلی سے سوچتے ہوئے وہ کھانے کے برتن تیار کر رہی تھی۔ عظمیٰ کھانا لگا دو، شمسا کی ساس کی بجھی بجھی سی آواز سنائی دی۔ عظمیٰ جلدی جلدی کھانے کے برتن لے جا کر میز پر رکھنے لگی۔ آنے والے لوگ بے حد تیز تراز تھے۔ انہوں نے جہلوں کی طرح منہ پر میک اپ تھوک رکھا تھا، اور مرد بھی بات بات پر چھت پھاڑ کر کہے لگاتے تھے۔ انہیں جہیز میں لمبا چوڑا سامان چاہیے تھا۔ وہ سب کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے یہی باتیں کر رہے تھے۔ عاطف اور آصف دونوں جہیز دینے پر بھی تیار تھے۔ تبھی عظمیٰ نے کھانا میز پر لگا دیا۔ سب لوگوں نے جلدی سے کھانا پلیٹوں میں نکالا اور کھانا کھانا شروع کیا۔ پہلا لقمہ کھانے کی دیر تھی کہ وہ پرانا منظر دہرایا گیا۔ آنے والوں نے بے اختیار کھانا زمین پر تھوکنا شروع کر دیا۔ مہمانوں کے ساتھ آنے والے مرد انتہائی بدتمیز تھے۔ ان میں سے ایک نے تو اٹھ کر انتہائی ہنگامہ شروع کر دیا بقول اس کے کہ انہیں سڑا ہوا کھانا پیش کیا گیا۔ عظمیٰ پھٹی پھٹی نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اور تبھی اس نے سامنے پڑا ہوا سالن کا ڈونگا اٹھا کر ناک کے قریب لے جا کر سونگا۔ اسے بے اختیار ابکائی سی آئی، نہ جانے اس نے پہلے اور کیوں نہ کیا۔ صاف پتہ چل رہا تھا
کہ ہوٹل والوں نے خراب سالن بھیج دیا ہے۔ ہر سالن کے ساتھ یہی معاملہ تھا، چاول انتہائی بوسیدہ لگ رہے تھے اور ان میں کھرچن صاف نظر آ رہی تھی، جیسے دیکھ کے آخر میں بچے ہوئے چاول کسی نے ڈبے میں پیک کر کے انہیں لا دیے ہوں۔ شمسا کی ساتھ نے کھا جانے والی نظروں سے عظمیٰ کی جانب دیکھا۔ وہی سب کچھ ہوا جو عظمیٰ نے شمسا کے ساتھ کیا۔ جنت کے رشتے والے شور مچاتے ہوئے اٹھے اور گھر سے باہر جانے لگے، مگر جانے سے پہلے انہوں نے اس قدر ہنگامہ کیا کہ شمسا کی ساتھ نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ انہوں نے عظمیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا۔ ایک آدمی نے تو جاتے جاتے آصف کو کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو کام والی رکھوا دو، شاید وہی اسے کچھ سکھا جائے۔ عظمیٰ شدید بے عزتی پر لال سرخ ہو رہی تھی، مگر یہ وہی گڑھا تھا جس میں اس نے شمسا کو گرانا چاہا تھا اور اب وہ خود اس میں جا گری تھی۔ سب گھر والے عظمیٰ کو لان تان کر رہے تھے۔ شمسا کی ساس اسے برا بلا کہہ رہی تھی کہ اچانک شمسا اپنی جگہ سے اٹھی، خاموش ہو جائیں آپ سب لوگ، اگر عظمیٰ سے غلطی ہو گئی ہے تو اس میں اتنا ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی آپ سب لوگ دیکھ ہی رہے تھے کہ آنے والے لوگ کس قدر لالچی اور بدتمیز تھے۔ اچھا ہی ہوا کہ انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا، ورنہ ایسے لوگوں میں جنت کی شادی کر کے ساری عمر ہم پچھتاتے۔ شمسا کی بات پر سب کو سانپ سونگ گیا، واقعی وہ درست تھی تو کہہ رہی تھی۔ عظمیٰ نے بے یقین نظروں سے شمسا کی طرف دیکھا۔ آج سب سے نازک موقع پر اسی نے اس کا ساتھ دیا جسے وہ اپنا دشمن سمجھتی آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کس قدر غلط تھی وہ شمسا نے برتن سمیٹتے ہوئے ایک بار پھر سب کو کہا، اللہ نے جب جنت کے نصیب کھولنے ہوں گے وہ کھول ہی دیں گے، اور ویسے بھی آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ میرا ایک دور پار کے رشتہ دار نے جنت کے لیے رشتے کا بولا ہے، اگر آپ کو مناسب سمجھیں تو میں کل انہیں بلا لیتی ہوں۔ ماحول کی تلخی قدرے کم ہونے لگی تھی۔ شمسا کی ساتھ نے حامی بھر لی کہ کل رشتے والوں کو بلوا لیا جائے۔ شمسا نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے برتن سمیٹے اور کچن میں لے جا کر رکھ دیے۔ وہ کسی پر زہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ عظمیٰ نے کھانا باہر سے منگوایا ہے۔ دراصل اس نے رائڈر کو عظمیٰ کو کھانا دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ عظمیٰ کی سوچ بدل چکی تھی، اسے شمسا کے اندر چھپی ہوئی وہ اچھائیاں نظر آ رہی تھیں جن کی وجہ سے سب اس کے گرویدہ تھے۔ چند ہی روز بعد جنت کا رشتہ شمسا کے خاندان میں طے ہو گیا۔ ماحول میں جو تلخی تھی وہ ختم ہو گئی اور شمسا کی حیثیت گھر میں بحال ہو گئی، اور اب تو عظمیٰ کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے اگر محبت سے رہا جائے تو گھر جنت بن سکتا ہے۔ دوست ناظرین، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور برائے مہربانی میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے جلدی ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔